अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज एक मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इस टॉपिक में क्या पढ़ाया जाएगा ये बता दूँ। इस टॉपिक में ये पढ़ाया जाएगा कि आप ग्राफ की मदद से भी वर्क डन निकाल सकते हो। वैसे तो आप वर्क डन निकालने के लिए क्या अप्लाई कर रहे थे, एफ एस यानी W = FS, है ना। लेकिन आप ग्राफ की मदद से भी वर्क डन निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकाला जाता है ज़रा ये देखो। सबसे पहले ग्राफ की बात हो रही है तो हमें चाहिए होगा एक अच्छा सा साफ सुथरा सा ग्राफ। ठीक है, ये आ गया हमारे ग्राफ का वाई एक्सिस, ये आ गया हमारे ग्राफ का एक्स एक्सिस। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रखना। क्या रखना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या रख दिया? अपना डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस पे आपने क्या रखना है? अपना फोर्स न्यूटन में। अब होगा क्या, आपने यहाँ पर ज़ीरो होगा, आपको पता है ग्राफ में यहाँ पर ज़ीरो होता है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ये आपका 1 न्यूटन की फोर्स, 2 न्यूटन की फोर्स, 3 न्यूटन की फोर्स। आपने क्या किया? आपने फोर्स लगाई। फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। देखो मैं फोर्स लगाता जा रहा हूँ, फोर्स बढ़ती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर होता जा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगाई। पहले आपने जो फोर्स लगाई वो भी बढ़ रही थी और जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी आगे की तरफ कवर हो रहा था। फिर आपने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दी, स्ट्रेट लाइन। याद रखना, इसके अंदर हमेशा स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। वो स्ट्रेट लाइन 2 या 3 हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कोई भी आपके पास कर्व नहीं आएगा इसके अंदर, वरना वो वेरिएबल फोर्स हो जाएगी। ठीक है, आपका एक स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन नंबर 1, स्ट्रेट लाइन नंबर 2। अब आपने कहा मैं नीचे की तरफ दोबारा जाना चाहता हूँ, यानी जहाँ से आया था वहीं दोबारा जाना चाहता हूँ, फोर्स कम करना चाहता हूँ। तो देखो ये आपकी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 हो गई। आपने क्या किया? फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फिर आपने कांस्टेंट फोर्स लगाई, मज़ीद डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अब आपने अपनी फोर्स को कम कर दिया, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट तो कवर हो गया था ना। अब देखो ये जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, अगर ये कैलकुलेट कर लोगे तो टोटल वर्क कितना किया आपने ये पता चल जाएगा। अब इस एरिया को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, ज़िंदगी आसान है। कैसे? ये जो अगर आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया तो ये आपका क्या बन जाएगा? वर्क। तो यहाँ पर लिख लो, जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास वर्क है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यू नीड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ, दोनों एक ही बात है। तो जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो आपके पास क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ AREA, एरिया अंडर द ग्राफ, GRA ग्राफ। ये आपके पास क्या होगा? बराबर, ये आपके पास किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। अब देखो हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस बनाई थी, इसका मतलब ये था कि आपके पास फोर्स भी बढ़ रही थी और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा था, लेकिन एक ख़ास क्वांटिटी में बढ़ रहा था, वेरिएबल नहीं था कुछ भी यहाँ पर। अब देखो मेरी बात यहाँ पर सुनो, आपने ये कैलकुलेट कैसे करोगे? कैलकुलेट करने के लिए भी तो कुछ तरीका चाहिए होगा ना। आपको सबसे पहले शेप पहचाननी होगी कि शेप कौन सी है। मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराना है और मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन भी इसका कराना है। ठीक है, सबसे पहले आपको शेप पहचाननी होगी कि शेप कौन सी है। मेरे पास ये तो कोई शेप पहचान में नहीं आ रही, ये ट्रेपीजियम टाइप की कोई शेप लग रही है, तो मैं इसे ट्रेपीजियम कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में 2 साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। ये और ये तो पैरेलल हैं, लेकिन उसकी और भी कंडीशन होती है ट्रेपीजियम की। तो ये कोई ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है जो मैं पहचान सकूं, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप में जिसे मैं पहचान सकूं। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, जहाँ पर लाइन 1 और लाइन 2 मिली थी वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जहाँ पर लाइन 2 और लाइन 3 मिली थी वहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको 2 चीज़ें पहचान में आ रही होंगी कि ये हो गया ट्राइंगल 1, ये हो गया ट्राइंगल 2 और ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ये क्या हो गया आपका? रेक्टेंगल। या फिर ये कर लो, ये ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2 और तीसरी शेप आपकी रेक्टेंगल आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई।
अब अगर इन तीनों चीज़ों का एरिया पता कर कर आपस में ऐड करोगे तो टोटल कितना वर्क हुआ ये आ जाएगा। यही काम करना था यहाँ पर। ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको बता दूँ। भाई देखो, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट कवर होता जा रहा है, उसको आप नोट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा फोर्स लगा रहा है और फोर्स बढ़ रही है, आप कैलकुलेट करते रहो, फोर्स इतनी है इतनी है इतनी है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है वो देखते रहो, ग्राफ बना लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो ग्राफ के अंदर एरिया बनेगा उसको पता कर लो, आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। अब देखो वर्क डन कैसे निकलेगा। यहाँ पर अगर आपको वर्क निकालना है तो जो एरिया एरिया 1 है, इसको मैं एरिया 2 कर देता हूँ, इसको मैं एरिया 3 कर देता हूँ, ठीक है। इस जो एरिया 1 है उसको ऐड करना पड़ेगा एरिया 2 में, और फिर दोबारा उसे ऐड करना पड़ेगा एरिया 3 में। जब ये तीनों एरिया आपस में ऐड हो जाएंगे आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अब देखो तीनों एरिया पहचान में आने वाले एरियाज हैं, एक दो ट्रायंगल है, एक आपके पास रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने ग्रुप में जो है वो एक पीडीएफ भेजा था जिसमें तमाम ज्योमेट्रिकल शेप और उनके एरिया के फॉर्मूले और पैरामीटर के फॉर्मूले थे। मैं उम्मीद करता हूँ वो आपके पास होगा, लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ हाइट, देखो हाइट के लिए सिर्फ h लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय बेस, मल्टीप्लाई बाय बेस। अब यहाँ पर देखो बेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल 1 की बेस है जिसे हम B कह देंगे, ठीक है। ट्रायंगल 1 की बेस है, चलो B1 कह लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेक्टेंगल की बेस है जिसे मैं B2 कह रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल 3 की बेस है जिसे मैं B3 कह रहा हूँ। तो याद रखना यहाँ पे जो बेस डलेगी वो सिर्फ इतने जो ट्रायंगल ले रहे हो ना उसकी डलेगी, पूरे एरिया की बेस नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। मैंने बता दी बात। अब देखो ज़रा मेरी बात सुनो, फॉर्मूला क्या, ट्रायंगल एरिया 1 के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया 1 के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया 1 के लिए आपका फॉर्मूला बन गया, याद रखना एरिया 1 आपके पास ट्रायंगल है, एरिया 1 के लिए आपके पास फॉर्मूला बन गया 1/2 हाइट। हाइट क्या है, फोर्स, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये क्या है आपकी हाइट है, हाइट। और हाइट आपके पास क्या है, फोर्स है। देखो यहाँ पर ये फोर्स लिखी हुई भी है आपके पास, ठीक है। देखो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास है हाइट, और हाइट तीनों चीज़ों की सेम है, इसकी भी हाइट सेम है, इसकी भी हाइट सेम है, और ये वाले ट्रायंगल की भी हाइट सेम है। आप देख सकते हो ये वाले ट्रायंगल की भी हाइट सेम है, रेक्टेंगल की हाइट भी इसी में बन रही है, और ये वाले ट्रायंगल की भी हाइट सेम है। तो आपके पास क्या आ गया, F क्रॉस B, F क्रॉस B, B क्या है, बेस है, बेस को मैं बेस ही लिख रहा हूँ। अच्छा बेस क्या है, बेस आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो चाहो तो B को रिप्लेस कर लो D से। ये आपके पास क्या बन गया, एरिया 1 का फॉर्मूला बन गया। कि एरिया 1 कैसे आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइट आपके पास फोर्स है और बेस आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ताकि आपको बात याद रहे। अच्छा ये तो पहले वाले के लिए काम हो गया है ना। अब दूसरा वाला एरिया क्या है, दूसरा वाला एरिया ज़रा देखो, दूसरा वाला एरिया आपके पास रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताओ, रेक्टेंगल GLE, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मुझे जल्दी से आप लोग फॉर्मूला बता दो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है आपके पास हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया 2 क्या बन गया आपके पास, एरिया 2, क्योंकि एरिया 2 रेक्टेंगल है, तो एरिया 2 आपके पास बन गया। हाइट क्या है, फोर्स, और बेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। चलो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब आ जाओ एरिया 3 पर। एरिया 3 पर, एरिया 3 क्या है, दोबारा एक ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। 3 लिख लो, इसे 3 लिख लो, इसे 1 लिख लो और इसे रेक्टेंगल को 2 लिख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि वो एरिया लिखे हुए मैंने। अच्छा, तो वो क्या फॉर्मूला होगा? वही एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना आपके पास? 1/2 हाइट सेम है तो एफ, और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एरिया 1, ये एरिया 2, ये एरिया 3 आ गया। अब इन तीनों एरिया को ऐड कर दो, जो टोटल वर्क डन किया बॉडी ने वो आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, WT यानी टोटल वर्क डन मल्टीप्लाई बाय एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। अच्छा, अब देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा। एरिया 1 क्या निकाला था आपने? एरिया 1 निकाला था आपने 1/2 F क्रॉस D, और प्लस एरिया 3 क्या, एरिया 2 क्या निकाला आपने? 1 F मल्टीप्लाई बाय D, और एरिया 3 क्या निकाला आपने? 1/2 F मल्टीप्लाई बाय D। तो ये आपका वर्क डन का फाइनल फार्मूला बन गया। इस फॉर्मूले की मदद से आप ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ में वर्क डन का फार्मूला निकाल लोगे, ठीक है। बहुत सिंपल बात थी, मैं उम्मीद करता हूँ कभी आपको टेंशन नहीं होगी, बस आपने शेप्स को पहचानना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, और फार्मूला का यूनिट सेम ही रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब एक और ग्राफ बना हुआ है, वो भी बता देता हूँ, वो आसान है, मैंने हार्ड चीज़ आपको पहले बता दी। तसव्वुर करो, ये आपके पास फोर्स है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तसव्वुर करो कि फोर्स बढ़ती जा रही है, मतलब फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी स्ट्रेट लाइन में, वैसे वैसे आपका क्या कवर होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, इससे ये पता चल रहा है कि फोर्स, जितनी फोर्स बढ़ रही है उतना ही एरिया बढ़ रहा है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एरिया कैसे पता करोगे? क्योंकि एरिया के लिए तो बाउंड्रीज होनी चाहिए ना, बाउंड्रीज तो है नहीं। आप क्या करोगे, ये लाइन खुद से ड्रॉ कर दोगे, ये वाली लाइन खुद से ड्रॉ कर दोगे, ये डॉटेड लाइन खुद से ड्रॉ कर दोगे। अब जो ये एरिया आ रहा है, ये आपका वर्क डन होगा, ये देख लो, ये आपका वर्क डन होगा। कैसे निकालोगे? क्या शेप है ये? शेप पहचानो, हाँ, ट्राइंगल। क्यों ट्राइंगल है? 3 एंगल बन रहे हैं, 3 साइड्स हैं, पहचान सकते हो, ठीक है। और तीनों एंगल आपस में, मतलब ये इधर मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा वर्क डन का? हाँ, हाफ बनेगा, और हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब हाइट क्या है? हाइट ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो है चीज़ है वो हाइट है, जो कि आपके पास फोर्स के बराबर है। देखो यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, जिसे आप बेस भी कह सकते हो। तो 1/2 फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी, ये इस फॉर्मूले से आपका वर्क डन निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ की मदद से निकाल रहे हो। न्यूमेरिकल करते हैं, जो बात नहीं समझ में आई बहुत डिटेल में अब समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। चलो न्यूमेरिकल की तरफ करते हैं। ये चीज़ मैं लिखे रहने देता हूँ, यही इस्तेमाल होगी न्यूमेरिकल में आपके पास। ये चीज़ मैं लिखे रहने देता हूँ, यही न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी। अच्छा, कहा जाता है न्यूमेरिकल में, यूनिट वगैरह मैंने सब बता दिया, टोटल वर्क डन भी बता दिया मैंने, टोटल वर्क डन के लिए टी लिख दिया मैंने, सारा फॉर्मूला सब कुछ मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया, ठीक है। बुक में उन्होंने शॉर्ट कर दिया था, मैंने डिटेल में बता दिया, डिटेल में खोल दी चीज़ों को आपके लिए। अच्छा, कांस्टेंट वर्क डन, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने नहीं बताया। देखो, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, यानी 5 मीटर, ना ही 5 मीटर से ज़्यादा जा रहा है, ना ही 5 मीटर से नीचे आ रहा है। समझो मैं इस बोर्ड से 1 मीटर दूर खड़ा हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट मेरा कांस्टेंट हो गया, तो क्या मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ? नहीं। अगर आगे पीछे मूव करूँगा या कहीं और, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के कांस्टेंट का मतलब है कि कोई भी मोशन नहीं हो रही, बॉडी इन रेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं बोलूँ ये कांस्टेंट है, आप बोलोगे चलो ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ ये कांस्टेंट नहीं है।
अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर आगे 6 मीटर कवर होगा, फिर 7 मीटर कवर होगा, यानी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर कांस्टेंट रखना है तो बॉक्स को रेस्ट में रखना पड़ेगा ताकि बॉक्स मोशन ना करे। अच्छा, अब न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या है। कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम फॉलोइंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आपने वर्क डन बताना है, क्या आएगा। आपको सिर्फ एक ग्राफ बना के दे दिया, ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है, ग्राफ इस तरह का है। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस मेजर कर देता हूँ। 4 मीटर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 4 न्यूटन बन रहा है, यानी 0 से 4 न्यूटन यहाँ पर हाइट बन गई। 4 मीटर आपका क्या बन गया, 0 से लेकर 4, मतलब B1 बन गया आपका 4 मीटर। अच्छा, उसके बाद मज़ीद डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो ये आपका हो गया, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ये आपका हो गया 12 मीटर। अच्छा, उसके बाद ये आपका हो गया 16 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया D, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट या बेस आपकी हो गई 16। यहाँ से लेकर B1 ही लिख रहा हूँ मैं से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, 4 और 12 यानी 0 से देखो, इसमें एक चीज़ आपने मेजर करते हुए ध्यान रखनी होगी। जो दूसरी वाली शेप है उसकी बेस कहाँ से है, 4 से लेकर 12 तक है ना। तो यानी जो 4 से पहले वाली बेस है उसे आपने कैलकुलेट नहीं करना। देखो, 0 से लेकर अगर 12 कैलकुलेट कर लोगे ना, 0 से लेकर 12 अगर आपने बेस रख ली, यानी दूसरे वाले यानी रेक्टेंगल की बेस अगर आपने 12 रखी, तो इसका मतलब है कि आपने ये वाली बेस भी ले ली है। आपको पहले वाले ट्रायंगल की बेस हटानी पड़ेगी। तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे, 12 माइनस 4 यानी 8 मीटर आपकी आएगी बेस। किसकी, यहाँ पे देख भी सकते हो कि 8 मीटर बेस लिखी हुई उन्होंने। 8 मीटर बेस किसकी आ गई आपके पास, रेक्टेंगल की। अच्छा, अब यहाँ 16 नहीं आएगा, ये 16 तो मैंने समझाने के लिए लिखता था, लेकिन यहाँ 16 नहीं आएगा। ये हो गया आपका बेस 3। बेस 3 कितनी है, 12 से लेकर 16, 12 से लेकर 16 तक जो बेस है वो बेस 3 है। 0 से लेकर 12 एक अलग बेस थी, 0 से लेकर 12 उसमें आपके पास 2 चीज़ें आ रही थी, एक आ रहा था ट्रायंगल, एक आ रहा था रेक्टेंगल। लेकिन सिर्फ 12 से लेकर 16 तक ये आपके पास बेस है ट्रायंगल 3 की। तो टोटल कितनी हुई बेस हमारे पास, 4। क्यों, क्योंकि आपने 12 से माइनस किया 16 को, 16 को आगे रखा, 12 को पीछे रखा, तो आपका क्या हो गया, 4 आएगा। क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक की बेस बतानी है। थोड़ा सा ही आगे चला गया, इसको थोड़ा सा पीछे करो, ठीक है। देखो, मैंने सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी हैं। इसी चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, इसी डायग्राम को सबको एज इट इज़ बनाना। चलो, मैंने सारी बातें समझा दी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो गई, तो 4 माइनस कर दोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 में से 8 बचेगा। अच्छा, 12 और 16 आपस में माइनस होगा तो सिर्फ 4 मीटर की बेस बचेगी। अच्छा, मीटर भी लिख लो चाहो तो, छोटा सा करके मीटर। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, बेसिकली तो फॉर्मूला डायरेक्ट यही लगना है, लेकिन थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से करते हैं। देखो, याद रखना, आपने न्यूमेरिकल में यहाँ से स्टार्ट लेना है और यहाँ तक जाना है, ठीक है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैंने जब ही लिखवाई थी ताकि आपको बात याद रहे। ये न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट लेना यहाँ तक जाना। अच्छा, अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो WT इक्वल टू, याद रखना हर जगह ये फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ इस शेप के लिए ये फार्मूला लग रहा है क्योंकि हमने इससे ड्राइव किया इस फार्मूले को। अच्छा, 1/2 F। अब F तो देखो सब में सेम है, इसकी भी हाइट यहाँ से लेके 4 है, इसकी भी हाइट 4 है और रेक्टेंगल की भी 4 है, तो F ही रहेगा, F में हम तब्दीली नहीं कर रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1 है आपके पास ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास F आ गया और डिस्प्लेसमेंट 2, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास F आ गया और ये डिस्प्लेसमेंट 3 हो गया। अच्छा, इधर भी ऐसा कर लो कि इसको 1 2 3, ताकि वो अलग अलग हो जाए ना, इसीलिए, क्योंकि फोर्स तो सेम आ रही है, हाइट तो सब में सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट 1 यानी बेस 1 के बराबर होगा। भाई देखो, इसको मैं बेस तो बोल रहा हूँ
क्योंकि एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, लेकिन ये बेस डिस्प्लेसमेंट ही बता रही है ना आपको। तो ये B1 डिस्प्लेसमेंट 1 जो कि आपके पास कितनी है 4 मीटर, B2 डिस्प्लेसमेंट 2 जो कि आपके पास है 8 मीटर, B3 डिस्प्लेसमेंट 3 जो कि आपके पास है 4 मीटर। ये आपका एरिया 1 है, ये आपका एरिया 2 है, ये आपका एरिया 3 है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लो, ठीक है। ये एरिया 1 था और फिर अच्छा 1 के लिए मैंने सिर्फ ये इस्तेमाल किया ना, ये आपका एरिया 1 था। देखो 1 के लिए ना ये इस्तेमाल कर लो, ये इस्तेमाल कर लो, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ठीक है। इधर ये इस तरह इस्तेमाल हुआ ना, इसलिए इस तरह लिखवा रहा हूँ, और ये एरिया 3 है, ठीक है। तो ये एरिया 1 के लिए है आपके पास, ये एरिया 1 के लिए है, ये एरिया 2 के लिए है, ये एरिया 3 के लिए है। चलो तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, ठीक है। एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। फोर्स सब में सेम है 4 न्यूटन की, आप देख सकते हो सबकी हाइट एक जैसी आ रही है, इसीलिए सबकी फोर्स सेम है। तो 1/2 इसको करो ज़रा, इस 1/2 को अंदर ले जाओ, ऐसा लग रहा है ये पूरे ब्रैकेट के साथ अंदर ले जाओ इसको, ठीक है। तो 1/2 F कितना है 4 और मल्टीप्लाई बाय 4, देखो D1 4 है, अब प्लस कर दो। अच्छा उसके बाद अब आपके पास आ गया फोर्स, वही 4 है। अच्छा अब D2 कितना है 8 है आपके पास, मैंने जैसा कि आपको बताया, प्लस कर दो। F कितना है आपके पास, वही 4 है, और D3 कितना है आपके पास 4 है, ठीक है। लेकिन 1/2 यहाँ से कहाँ चला गया, फॉर्मूले में तो लिखा हुआ है, यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ 1/2 भी आएगा, क्योंकि तीसरा वाला एरिया ट्रायंगल है ना, तो इसलिए 1/2 तो आना चाहिए था। अच्छा अब वर्क कैलकुलेट कर लो, वर्क कैलकुलेट कर लो। चलो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। पहला वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 8 आ रहा है, 8 पहला वाला एरिया 8 आया। दूसरा वाला एरिया यहीं से पता चल रहा है हमें, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32 होता है, ठीक है। तीसरा वाला एरिया भी हमें यहीं से पता चल रहा है कि वही आएगा, 8 ही आना चाहिए, 16 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 8। तो आपके पास टोटल वर्क कितना आया 8 + 32, 8 + 32 + 8 48 जाउल, JOULE जाउल, ये आपका टोटल वर्क आ गया 48 जाउल। देखा किस तरह से हमने एरिया की मदद से इसको पता किया और बिल्कुल ठीक हमारा आंसर आया है। मैं फिर बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट लेना, फिर यहाँ पर जाना और फिर इस चीज़ को लिखना, ताकि आपको सारी बात डिटेल में समझ में आए। तो यहाँ पर ये वाला हार्ड सवाल हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारा यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कुछ भी ऐसा इसमें नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाके मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर